नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ते हैं भारत और श्रीलंका का संबंध। भारत श्रीलंका पड़ोसी देशों के साथ साथ हमारी पुरानी संस्कृति या पुराने संबंध भी श्रीलंका के साथ बने हुए हैं। इसमें पहला संबंध तो ये है कि हिंदू पौराणिक धार्मिक ग्रंथ के अनुसार से रावण जो सीता माता का अपहरण करके लंका ले गया था, ये श्रीलंका वहीं रावण की नगरी है। दूसरा है सम्राट अशोक, जो कि बौद्ध धर्म के प्रबल समर्थक थे और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन्होंने अपना बेटा महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो पौराणिक महत्व के साथ साथ श्रीलंका का हम लोगों के साथ जो संबंध है उसको हम पढ़ेंगे। श्रीलंका के बारे में हम जानते हैं कि श्रीलंका क्या कभी किसी का गुलाम था, और गुलाम था तो कब आज़ाद हुआ। श्रीलंका भी भारत के समान अंग्रेज़ों का गुलाम था। 1948 में, यानी भारत की स्वतंत्रता के एक साल बाद 1948 में श्रीलंका भी आज़ाद हुआ था। श्रीलंका में मुख्य रूप से जाति समस्या रही है। ये जाति समस्या क्या है? श्रीलंका में दो जाति प्रमुख हैं। पहला है बहुसंख्यक सिंहली जाति, दूसरा है अल्पसंख्यक तमिल जाति। ये अल्पसंख्यक तमिल जाति भारत के तमिलनाडु क्षेत्र के रहने वाले लोग थे, जिन्होंने अंग्रेज़ सरकार ने जब श्रीलंका उनका गुलाम था तो वहाँ चाय के बागान में काम करवाने के लिए ले गए थे। तब से वहीं ये लोग तमिल लोग जा कर के बस गए थे। जब श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, वहाँ बहुसंख्यक सिंहली की सरकार बनी। तमिल जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उनके साथ भेदभाव होना शुरू हो गया। सिंहली जाति के लोगों को ऐसा लगता था कि तमिल के लोग भारत के सहयोग से, तमिलनाडु में जो उनके नाते रिश्तेदार हैं उनके सहयोग से तमिल जाति के लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और यहीं से तमिल जाति के मन में उनके प्रति नफरत की भावना पैदा हो गई। जैसे ही बहुसंख्यक सिंहली की सरकार बनती है, इन्होंने नागरिकता संबंधी कानून जो है बनाया, जिसमें 1948 में नागरिकता संबंधी कानून बनाकर 10 लाख तमिलों की नागरिकता श्रीलंका से समाप्त कर दी गई। अब ये 10 लाख तमिल कहाँ जाते? फिर अगले साल 1949 में श्रीलंका ने कानून में कुछ संशोधन किया, और भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका के द्वारा जो कानून बनाया गया था, तो उस कानून में उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता देने की बात कही जिनके माता पिता श्रीलंका में ही जन्मे हैं और 1939 से पहले वहीं पर श्रीलंका में रह रहे हैं। तो ये सिंहली समुदाय के दबाव में आकर बनाया गया श्रीलंका सरकार के द्वारा कठोर नागरिकता नियम था। फिर 1950 में कुछ आंशिक संशोधन किया गया, और आंशिक संशोधन करने के बाद ये कानून जो है बनाया गया था। लेकिन इस कानून में चाय बागान में काम करने वाले जो मजदूर थे, तमिल जाति के थे, मजदूर नहीं कह सकते हैं, मजदूर भी है, श्रमिक है, और कई लोग काम करते थे, तो जितने भी लोग जो तमिल लोग हैं इनके लिए एक विकट समस्या खड़ी कर दी। अब वे कहाँ जाएं? भारत वापस आते हैं तब भी उनके लिए समस्या, श्रीलंका में रह रहे हैं तब भी समस्या। इसी बीच में नेहरू और कोटलेवाला के बीच में एक समझौता होता है इसी नागरिकता कानून को लेकर।
जो कि 1954 में हुआ। दोनों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसी को नेहरू कोटलीवाल समझौता कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी बातें थी? तो 3 बातें प्रमुख थी। सबसे पहली बात ये थी कि 10 वर्ष के लिए श्रीलंका के प्रवासी जो भारतीय थे उनके लिए एक अलग से रजिस्टर बनाया जाएगा और उन्हें श्रीलंका में संसद के एक निश्चित संख्या में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। इन संसद में प्रतिनिधित्व करने के लिए समझौता हुआ था। फिर दूसरा है भारतीय प्रवासी जो श्रीलंका की नागरिकता लेना चाहते हैं वो अपना प्रार्थना पत्र श्रीलंका की सरकार को दे और उनकी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए श्रीलंका सरकार उनको नागरिकता प्रदान करे। तीसरा है जो भारतीय प्रवासी श्रीलंका में रहना नहीं चाहते थे उनको तत्काल श्रीलंका को छोड़ना होगा। तो ये 3 बातों में नेहरू और कोटलीवाला के बीच में समझौता हुआ, लेकिन इस समझौते को पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया गया। यानी जो बात समझौते में रखी गई थी उस पर ईमानदारी नहीं दिखाई गई। 3 लाख नागरिकों को नागरिकता प्रदान की गई और बाकी बचे 5.5 लाख तमिल को, जो बाकी बच गए थे 5.5 लाख, इन तमिलों को भारतीय नागरिकता प्रदान करके उन्हें वापस श्रीलंका से भारत जाने के लिए 15 वर्ष का समय दिया गया। यानी 4 लाख को ही नागरिकता प्रदान की गई, बाकी 5.5 लाख लोग थे, इनको वापस भारत आने के लिए कहा गया और 15 वर्ष का समय दिया गया। इससे तमिल जाति के मन में श्रीलंका सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना भड़कने लगी। इसी बीच में तमिलों का दमन होना शुरू हो गया और कई उग्रवादी संगठनों की स्थापना शुरू हो गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने ये तमिलों के प्रति उदार भावना नहीं रखते थे और इसी काल में श्रीलंका में 3 बार 1977, 81 और 83 में जाति दंगे हुए। श्रीलंका सरकार ने कठोर दमनात्मक कार्यवाही की और इसी कठोर दमनात्मक कार्यवाही के कारण श्रीलंका में 4 उग्रवादी संगठन का जन्म हुआ, जिसमें तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर तमिल, तमिल इलम लिबरेशन और सबसे उग्रवादी संगठन लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर्स इलम, ये उग्रवादी संगठन बने। और अब चूँकि इनको 15 साल के अंदर श्रीलंका छोड़ने को कहा गया था, तो अब श्रीलंका ना छोड़कर ये अलग राज्य बनाने की मांग करने लगे। जाफना क्षेत्र जो कि तमिल बाहुल्य क्षेत्र था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ। उग्रवादी संगठन और सरकार के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। सरकार ने इस क्षेत्र की पूरी नाकेबंदी कर दी। इस क्षेत्र के लोगों के लिए ईंधन, खाने पीने का सामान, ये सब कमी होने लगा। तब भारत ने मानवता के नाते इस क्षेत्र में ईंधन, चावल, खाना और दवाई, ये सब चीज़ मानवता के नाते पहुंचाने की बात कही। तब फिर श्रीलंका सरकार ने 15 जून 1987 को स्वीकृति दे दी और राजीव गांधी समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो इन्होंने पहल करते हुए इस समस्या के समाधान के लिए साथ देने का, मध्यस्थता करने का वचन दिया और आगे आए और दोनों देशों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसमें जयवर्धने थे उस समय राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, दोनों देशों के बीच में तमिल समस्या को लेकर एक समझौता हुआ। इस समझौते में ये बात कही गई कि 48 घंटे में जितने भी उग्रवादी संगठन हैं वो युद्ध विराम करेंगे और अगले 72 घंटे में अपने हथियार सेनाओं को दे देंगे। फिर दूसरा है तमिल बाहुल्य जो क्षेत्र था, उत्तरी और पूर्वी प्रांत, इसमें एकीकृत परिषद गठित की जाएगी और बाद में फिर उत्तरी और पूर्वी प्रांत का विलय कर दिया जाएगा। फिर जनमत संग्रह के समय
जब चुनाव होगा तो उस समय भारतीय चुनाव आयोग का एक सदस्य अवश्य उपस्थित रहेगा, वहाँ पर चुनाव करवाएगा। तीसरा, सिंहली भाषा के साथ साथ तमिल और अंग्रेजी में भी कामकाज हो सकेगा, मान्य रहेगा। फिर अगला 15 अगस्त 1987 तक जो पूर्वी प्रांत में आपातकालीन स्थिति लगाई गई थी उसको हटा ली जाएगी और 3 माह में प्रांतीय चुनाव वहाँ पर कराए जाएंगे। और 5वां है कि यदि कोई छापामार संगठन इस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा तो भारतीय सरकार का ये कर्तव्य होगा कि इन संगठनों का कोई सहयोग नहीं करेगा और ना ही किसी भी प्रकार की सुविधा देगा, कोई नौसेना सुविधा या कुछ भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी ताकि इनके गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। और 6वां है, श्रीलंका भारतीय मूल के चाय बागान श्रमिकों की वापसी होगी और भारत से श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों का वापसी का कार्य मिलकर करेंगे। तो इतनी सारी ये समझौते हुए नेहरू और कोटलीवाला नेहरू राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच में। इस समझौते को लागू होने के साथ उत्तरी और पूर्वी प्रांत में शांति बहाली करने के लिए भारत सरकार के द्वारा शांति रक्षक दल श्रीलंका भेजा गया, जो 1 साल तक श्रीलंका में रहा और इस दल ने वहाँ रहते हुए वहाँ पर चुनाव करवाया, सक्रिय अपनी भागीदारी निभाई। फिर जैसे ही साल भर हुआ, श्रीलंका में भारतीय रक्षक दल को वापस बुलाने की मांग चलने लगी। धीरे से फिर शांति रक्षक दल वापस आ गया, लेकिन इन सब का परिणाम ये हुआ कि भारत सरकार के इस फैसले से न तो सिंहली समुदाय खुश था, न ही तमिल समुदाय खुश था। इन्हें भारत ने इतना जो काम किया उसके किए कराए पर पानी फिर गया और तमिल उग्रवादी संगठन ने भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी, केवल और केवल इसी के कारण, ये तमिल समस्या के कारण। तो ये बहुत बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। तो ये तो थी तमिल समस्या, जिसमें तमिल और तेली के बीच लड़ाई झगड़ा होना, तमिलों को श्रीलंका की नागरिकता न देना, 75,000 तमिलों को ज़बरदस्ती जहाज़ में लादकर वापस भारत भेजना और भारत का इन लोगों को जो जहाज़ में लादकर लाए गए थे तमिल, इनको भारत में भी न रखना। उसके बाद भारत ने पहल करते हुए वहाँ शांति स्थापना करने के लिए जो कार्य किया और शांति रक्षक दल भेजा और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री की राजीव गांधी की हत्या। और इसके साथ आज भी तमिल समस्या जो है वहाँ पर बनी हुई है, आज भी झड़प वहाँ पर हो रहे हैं, उग्रवादी संगठनों के द्वारा हिंसा लगातार किया जा रहा है। तो ये तो था तमिल समस्या और अगले वीडियो में हम फिर करेंगे कक्षा 3 विवाद क्या है। तब तक के लिए नमस्कार।